क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ शब्दों को मिलाकर हम अपनी सारी बातें दूसरों तक पहुंचा देते हैं? और क्या होगा अगर ये शब्द बस यूं ही बिखरे रहें, बिना किसी नियम के? आइए, आज हम वाक्यों की दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम वाक्य और वाक्य के अंगों को जानेंगे, वाक्य के भेदों को समझेंगे और पदक्रम का अर्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य की परिभाषा: दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिससे पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। हम वाक्य में प्रकट या अनुकूल रूप से क्रियाओं को बहुप्रकार से क्रमांकित करके विभिन्न संकेतों के द्वारा ही समझते हैं। वाक्य के तत्व: शब्दों या पदों में कोई भी समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता जब तक उससे निम्न तत्वों का समावेश न हो। पदक्रम: किसी वाक्य में पदक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे अंजलि ने गरिमा को पढ़ाया। ऊर्ध्वपर्व वाक्य में अंजलि कर्ता है, गरिमा कर्म है एवं पढ़ाया क्रिया है। पद का यह क्रम पदक्रम के नाम से जाना जाता है। अन्विति: किसी भी वाक्य में पद परस्पर संबंधित होते हैं। इस संबंध को ही अन्विति कहा जाता है। इसमें किसी एक पद के मध्य वचन या लिंग के अनुसार दूसरे पद के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे दिनेश खीरा खाता है, दिनेश ने खीरा खाया। विशेषण और विशेष्य के मध्य अन्विति: विशेषण और विशेष्य के मध्य अन्विति के निम्नलिखित रूप होते हैं। यदि किसी विशेषण का एक ही अधिक विशेष्य हो तो उनके लिंग तथा पुरुष वचन के अनुसार विशेषण की अन्विति अपने सबसे निकट वाले विशेष्य के लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार होती है। जैसे मेधावी छात्र और छात्राएं, फटी कॉपी और किताबें। आकांक्षाएं विशेष्य के रूप में अथवा संज्ञा के अनुसार बदलते हैं। जैसे छोटा लड़का या ऊंचा पर्वत। अन्यत्र विशेष्य में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे सुंदर लड़का या सुंदर लड़की। आकांक्षा: आकांक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ इच्छा अथवा लालसा होता है। अनेक पदों के मिलने से वाक्य की रचना होती है। जब हमें इन सब पदों की जानकारी होती है तभी हम वक्ता के अभिप्राय को समझ सकते हैं। यदि एक वाक्य में पहले अतुल बोला जाए, उसके कुछ समय के बाद बाजार बोला जाए, उसके कुछ समय के बाद जाएगा बोला जाए तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसके स्थान पर यदि वाक्य को निम्नवत बोला जाए तो उसका तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है। अतुल बाजार जाएगा। इस उदाहरण के पदों में निकटता है, अतः वाक्य का अर्थ पूर्णतया निकल रहा है। योग्यता: वाक्य में पद प्रयुक्त किए जाते हैं। पदों में वक्ता के अभिप्राय को स्पष्ट करने की सामर्थ्य होती है। इसी क्षमता को योग्यता कहते हैं। जैसे भालू एक प्रकार का मीठा पदार्थ खाता है। अब आइए एक सवाल पर विचार करें। शब्दों का क्रम वाक्य के अर्थ को कैसे प्रभावित करता है, इसे समझाइए। वाक्य के अंग: वाक्य के अंगों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य: किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी बताया जाता है उसे वाक्य का उद्देश्य, कर्ता, कहा जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है। इस वाक्य में घोड़े के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अतः घोड़ा उद्देश्य या कर्ता है। विधेय: किसी भी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे श्याम अध्ययन कर रहा है। उपर्युक्त उदाहरण में श्याम उद्देश्य है और अध्ययन विधेय है। उद्देश्य का विस्तारक: जो शब्द उद्देश्य के साथ संयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तारक कहा जाता है। जैसे छोटा बालक खेल रहा है। विधेय के विस्तारक: वाक्य में जो शब्द विधेय से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विधेय का विस्तारक कहा जाता है। जैसे उमेश खाना खा रहा है। अब आइए एक सवाल पर विचार करें। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य और विधेय का विस्तारक पहचानिए। सुंदर लड़की गाने गा रही है। अब जब हमने वाक्य और वाक्य के अंगों को समझ लिया है तो अगला महत्वपूर्ण विषय है वाक्य के भेद।
वाक्य के दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से यह शंका व्यक्त की जाती है कि वाक्य के संपन्न होने में शक या संदेह है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह कल आ जाए। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी स्थिति, वस्तु या कार्य के करने या होने का भाव पाया जाता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जादूगर जादू दिखा रहा है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कोई शुभकामना, आशीर्वाद या इच्छा प्रकट होती है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आपका सफर आनंदमय हो। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या आप मुंबई जा रहे हैं? संकेतवाचक वाक्य, जब किसी वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर हो, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि आप चलेंगे तो मुझे खुशी होगी। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से घृणा, विस्मय, शोक, हर्ष आदि भावनाओं का प्रकटीकरण होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे वाह, तुम पास हो गए। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हमें यह मालूम पड़ता है कि कोई कार्य या बात नहीं हो पा रही है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा है। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रार्थना, आज्ञा, उपदेश, अनुमति आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य के रूप में जाना जाता है। जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए। अब आइए एक सवाल पर विचार करें। यदि आप चलते हैं तो मुझे खुशी होगी। वाक्य में संकेतवाचक वाक्य के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। रचना के आधार पर सरल वाक्य, जब वाक्य में एक या एक से ज्यादा कर्ता उपस्थित हों, किंतु मुख्य क्रिया, विधेय एक ही हो, तो उसे सरल वाक्य के नाम से जाना जाता है। जैसे स्कूल में निर्माण कार्य चल रहा है। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से ज्यादा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से सरल वाक्यों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उसने पढ़ाई की और नौकरी पाई। मिश्र वाक्य, जब किसी वाक्य में एक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्यों से जुड़ा होता है, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब प्रभात आई तब योगेश बगीचे में था। अब आइए एक सवाल पर विचार करें। सरल वाक्य की तुलना में मिश्र वाक्य में अधिक विचारात्मक गहराई क्यों होती है? इस पर विचार कीजिए। तो बच्चों, हमने देखा कि कैसे शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं और कैसे नियमों से बंधकर यह भाषा का जादू चलता है। अब आप वाक्यों की इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझते हैं। अगली बार जब आप पढ़ेंगे या लिखेंगे तो इस जादू को याद रखिएगा। अगले पाठ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।